हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानने वाले हैं। इसके अंदर हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे जल संसाधन का, फिर हम देखेंगे जल का प्रबंधन कैसे होता है, वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि पीने योग्य कितना जल अभी धरती पर उपलब्ध है और कितना जल नहीं, और इसको और ज़्यादा इसका मतलब इसको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं किस किस जगह पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन इंट्रोडक्शन, परिचय। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, हर चीज़ में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, घर हो या कुछ भी हो, खेती हो, हर चीज़ में पानी की उपलब्धता सबसे ज़्यादा पड़ती है। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल और 29% स्थल है। मतलब पृथ्वी के 71% मतलब तकरीबन इतना, ठीक है, 71% भाग पर जल है और सिर्फ 29% पर ही स्थल भूमि है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, इस जल का 97% भाग महासागरों में खारी पानी के रूप में तथा शेष 3% जल उपयोग हेतु, मतलब पूरे जल का 97% जो है वो महासागरों में, समुद्रों में है, और सिर्फ 3% जल ही है जो कि पीने योग्य है, जो कि हम पीते हैं। इस जल का भी लगभग 69% हिम रूप में तथा 30% भूमिगत रूप में होता है। मतलब 69% हिम रूप में, मतलब जो कि जमा हुआ है, जो कि बर्फ़ बना हुआ है, और 3% भूमिगत, मतलब जो ज़मीन के नीचे है। ठीक है, शेष जो 1% जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। सिर्फ 1% भी, उन 3% में से भी 1% ही हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, भारत में कुल उपयोग जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है। ये एक मतलब इसकी एक इकाई है नापने की। ठीक है, उपयोग में लिया जाता है। इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। ठीक है, सन 2000 में भारत की जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर था, और सन 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। मतलब देखो कितना इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हो, तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन या संरक्षण आवश्यक हो गया है। मतलब बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशन में इनकरेज हो रहा है, और वैश्विक उष्णता में जो वृद्धि आ रही है, मतलब गर्मी में जो वृद्धि आ रही है, उस कारण जो वाटर मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्सेज का संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये तो एक बेसिक से इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि जल प्रबंधन क्या है, वाटर मैनेजमेंट क्या है, हम कैसे इस जल को बचा सकते हैं, इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु मानसून की अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। ठीक है, देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, जो अपना भारत जब आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना चलाई थी, आपको याद ही होगा। योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई, जिससे बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा। ठीक है, वहीं बिजली, पेयजल, मतलब पीने के पानी की में जो पूरी पूर्ति करता है, सिंचाई, मछली पालन और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग मिला। ठीक है, इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आ जाते हैं कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है और किसने कहा था। तो अपने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इन जल परियोजनाओं को, इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्य तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के माध्यम से इनका किया जाता है। ठीक है, पहला है केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, रिहंद, दामोदर घाटी, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये सारी नदियाँ हैं। ठीक है,
दूसरा है कि ये देखो, ये तो है अपना केंद्र के, जो केंद्र वाले हैं उन्होंने ये सारी परियोजनाएं इन नदियों पर बना रखी है। राज्य सरकारों के माध्यम से चंबल परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में है से गुजरती है, नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होता हुआ जाता है, मयूराक्षी तथा परखा परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में है, माही परियोजना जो कि गुजरात और राजस्थान में है, गंडक परियोजना जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में है, और मच्छकुंड परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में है। ऐसी विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई है। अब एक इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो अपना पृथ्वी है, अपना जो वर्ल्ड है, उसके ऊपर पीने योग्य पानी नहीं है। तो ये जो पूरा रेड हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये पीने योग्य पानी नहीं, मतलब 97% पानी पीने योग्य नहीं है, मात्र 3% पानी पीने योग्य है। इसके अंदर से भी मैंने अभी आपको बता दिया कि 69% तो हिम बना हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है, जिसमें से सिर्फ 1% ही हम पीने और उन सब में काम ले पाते हैं। देखिए, जैसे ये देखिए 69% हिम बना हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है, 30% भूमिगत जल है जो कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है, और 1% है अन्य जो कि हम यूज़ करते हैं पीने वीने में। ठीक है, उपयोग जल की स्थिति है ये, ठीक है ना, उपयोग जल सिर्फ 1% है। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की कुछ सूची है कि मतलब बेसिक सी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। और ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है, किस किस को लाभान्वित करती है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। ठीक है, फिर है व्यास परियोजना जो कि व्यास नदी पर बनी गई है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को करती है। फिर है दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर बनी है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल को यह लाभान्वित करती है। ठीक है, तो ये थे हमारा एक जल प्रबंधन का, जल संसाधन का, वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं इनके प्रबंधन के लिए, क्यों आवश्यक है, अपने वर्ल्ड पर कितना पानी पीने योग्य है, कितना वेस्ट है जिसे हम नहीं कर सकते साफ। मतलब अभी बहुत सारे इन पे चल रही हैं कि भाई इनको इस खारे पानी को भी उपयोग में कैसे लाया जाए, लेकिन उसमें लवण की मात्रा इतनी अधिक है कि अभी तक तो उसका नहीं निदान हो पाया है, पर मे बी इन फ्यूचर हो जाएगा। तो दिस इज़ द वीडियो, दिस इज़ द टॉपिक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आपको समझ में आई है चीज़ें, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए जय हिंद।